मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि नीति आयोग ने साल 2005 से 2006 के बाद से देश में बहुआयामी गरीबी का डेटा जारी किया है। इस डेटा में नीति आयोग ने बताया कि मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान देश में 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर आ गए। डेटा के मुताबिक 2013 से 2014 में 29.17% लोग अत्यंत गरीब थे, जिनकी संख्या घटकर 2022 से 2023 में 11.28% रह गई। पर आर्थिक व्यवस्था की जानकार नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी में कमी आने वाले डेटा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जी हां, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर एनसी सक्सेना ने एबीपी लाइव से बात करते हुए कहा, बहुआयामी गरीबी का आइडिया तो अच्छा, पर सवाल उठता कि हम डेटा कहां से ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि डेटा जुटाने की 3 प्रकार की सोर्स हैं, जिसमें जनगणना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे शामिल है। पर ये तीनों ही आज की तारीख में बंद है। 2021 में जनगणना हुआ ही नहीं। एनएसएसओ का डेटा 2011 से 2012 के बाद जारी ही नहीं किया गया और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को ही सस्पेंड कर दिया गया। ऐसे में तो डेटा तो है ही नहीं। एनसी सक्सेना ने कहा, सर्वे में खुद लिखा है कि डेटा हमारे पास नहीं है। ऐसे में गरीबी की कम होने की दर जो पहले थी उसे ही हमने मान लिया है। ऐसे में प्रश्न उठता है कि पुराने दर से जो गरीबी गिरी थी उसमें कमी आई है या बढ़ गई है, इसकी कोई सही जानकारी नहीं है। ऐसे में नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी का डेटा बोगस है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। जी हां, उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का बीजेपी से पहला मुकाबला 18 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में होने जा रहा है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज होगा। आम आदमी नेता ने कहा कि ये टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी इंडिया बनाम बीजेपी के मुकाबले होंगे उसके क्या नतीजे होंगे। उन्होंने दावा किया है कि इस चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन का स्कोर कार्ड 1 और बीजेपी का 0 होगा। जी हां, सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि मेयर चुनाव में यह भी साबित होगा कि इंडिया गठबंधन जब मिलकर चुनाव लड़ता है तो 1 और 1 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 18 जनवरी को चंडीगढ़ के लोग बीजेपी को हटाएंगे। आम आदमी सांसद ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन ही 2024 में केंद्र की बीजेपी सरकार को हराएगी। आपको बता दें कि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी का कांग्रेस में विलय करने के बाद पार्टी की सदस्यता लेने वाली वाईएस शर्मिला को कांग्रेस आलाकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। जी हां, मंगलवार को उन्हें आंध्र प्रदेश कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वो सूबे की मौजूदा सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन है। वाईएस शर्मिला ने 4 जनवरी को कांग्रेस की सदस्यता ली थी। तभी से चर्चा थी कि पार्टी उन्हें नई जिम्मेदारी दे सकती है। जी हां, वाईएस शर्मिला ने पिछले साल नवंबर में तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान आखिरी वक्त पर कांग्रेस को अपना सपोर्ट दिया था। उन्होंने अपनी पार्टी की किसी भी प्रत्याशी को चुनाव में उतारने से इनकार कर दिया था। शर्मिला ने तब कहा था कि तमाम सर्वे और जमीनी हकीकत से पता चलता है कि राज्य में कांग्रेस चुनाव जीत रही। ऐसी स्थिति में अगर उनकी पार्टी मैदान में उतरती है तो कांग्रेस के वोट कटेंगे और इसका फायदा बीआरएस को मिलेगा। इसलिए उन्होंने अपना समर्थन कांग्रेस को दिया था। इसके बाद से ही चर्चा थी कि वाईएस शर्मिला को कांग्रेस इसके बदले में कुछ बड़ा इनाम दे सकती है। आपको बता दें कि भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित किए जाने को लेकर सूत्रों ने कल मंगलवार को बताया कि इस फैसले को चुनौती नहीं दी जाएगी। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक
सूत्रों ने कहा कि WFI खेल मंत्रालय के फैसले को चुनौती नहीं देगा। ये ऐसे समय में सामने आ रहा है जब निलंबित WFI मंगलवार को दिल्ली में अपने कार्यकारी समिति की बैठक करने जा रहे हैं। खेल मंत्रालय की चेतावनी के बावजूद राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी के अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा। आपको बता दें कि गुजरात के एक मेट्रोपॉलिटन अदालत ने कल मंगलवार को कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी और 30 अन्य को 2017 के एक मामले में बरी कर दिया है। उनके ऊपर साल 2017 में राज्य सरकार की नीतियों के विरोध में एक ट्रेन को अवरुद्ध करने का आरोप लगा था। जी हां, अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट PN गोस्वामी की अदालत ने कांग्रेस के दलित नेता मेवानी को बरी किया है। अहमदाबाद पुलिस ने 2017 में मेवानी और अन्य के खिलाफ रेल रोकने प्रदर्शन के तहत राजधानी ट्रेन को 20 मिनट तक कालूपुर रेलवे स्टेशन पर अवरुद्ध करने के लिए मामला दर्ज किया था। ये प्रदर्शन राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ किया गया था। आपको बता दें कि 31 जनवरी से संसद में बजट सत्र की कार्यवाही शुरू हो रही। जी हां, 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का अंतरिम बजट पेश कर सकती है। ये मोदी सरकार की इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। इसी कारण ये अंतरिम बजट भी है। चुनावी साल में लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि सरकार इस बजट में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर अधिक फोकस कर सकती है। खासकर किसान और महिला वर्ग को लुभाने का प्रयास हो सकता है। जी हां, PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपये आते हैं। इसे सरकार न्यूनतम आय सहायता के तौर पर देती है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस राशि को बढ़ा सकती है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट में एक्सपर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि सरकार PM किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या 9,000 कर सकती है। इसके अलावा सरकार नई स्वास्थ्य और जीवन बीमा योजना भी ला सकती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। पार्टी ने समाजवादी पार्टी से BJP में वापस लौटे घोसी के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान को उत्तर प्रदेश विधान परिषद के उपचुनाव के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है। जी हां, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी की ओर से जारी की गई चिट्ठी के अनुसार दारा सिंह चौहान उम्मीदवार हैं। इस चिट्ठी में लिखा गया कि BJP की केंद्रीय चुनाव समिति ने उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधान परिषद के उपचुनाव हेतु एक नाम पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा ग्रुप C पदों के अंतर्गत कांस्टेबल के पदों पर खेल कोटे से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार विभिन्न खेलों के लिए कांस्टेबल की भर्ती की जानी है। उम्मीदवार CRPF की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि देश में डिजिटल क्रांति होने के बाद ऑनलाइन फ्रॉड भी तेजी से बढ़े। जी हां, अकेले केरल में 23,753 लोगों से लगभग 201 करोड़ रुपए का ऑनलाइन फर्जीवाड़ा हुआ है। केरल पुलिस के मुताबिक साइबर विंग ने इन अपराधियों को रोकने के कई कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी कोशिशों से लगभग 20% रकम वापस हासिल की जा सकी। साइबर विंग ने कार्रवाई करते हुए 5,107 अकाउंट, 3,289 मोबाइल नंबर, 239 सोशल मीडिया अकाउंट और 945 वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया है। ये सभी अलग अलग तरीकों से ऑनलाइन फ्रॉड में लिप्त थी। आपको बता दें कि मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे अभी नहीं होगा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई कोर्ट ने विवादित जगह के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति का आदेश दिया था। जी हां, मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
जी हां, कल सुनवाई के दौरान ईदगाह कमेटी और उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से वकील तस्नीम अहमदी और हिंदू पक्ष की ओर से वकील श्याम दीवान पेश हुए हैं। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के हवाला देते हुए सर्वे के लिए कमिश्नर की नियुक्ति की हाई कोर्ट के आदेश पर रोक की मांग की थी। वकील ने दलील दी कि हिंदू पक्ष के मुकदमे पर मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर फैसला दिए बिना हाई कोर्ट को सर्वे का ये आदेश नहीं देना चाहिए था। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।